वेलकम क्लास। लास्ट टर्म पर हम पीसी कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हम इसमें करते हैं। कुछ हापाज के बारे में बताया था मैंने आपको, जातियों के बारे में बताया था और हापाज और ये चीज़ें क्या होती हैं। और लास्ट में हम बात कर रहे थे कि एक टिपिकल फिश फार्म की संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है। तो ये एक टिपिकल फिश फार्म का एक प्रारूपी चित्रण है, स्कीमेटिक डायग्राम है, जहाँ पर कि हम देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग तरह के पॉन्ड जो हैं वो बनाए गए हैं। हमारे पास में एक वाटर सप्लाई होती है और जो पॉन्ड हमने बनाए हुए हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे कि अलग अलग तरह के पॉन्ड की हमें आवश्यकता वहाँ पर होती है, जहाँ पर ये आपका इनलेट पॉइंट है, जब जरूरत होने पर हम इसके अंदर पानी जो है वो डाल सकें। और एक आउटलेट पॉइंट होता है, जबकि हमें आवश्यकता हो तब हम इसको एम्प्टी कर सकें, खाली कर सकें। तो चलिए हम इसके बारे में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आप एक फिश फार्म एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसमें आपकी क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। कि ये बात मैंने बता चुका था मैं पहले आपको कि फिश फार्मिंग हम क्यों करते हैं। आज कल ये जो है एक प्रकार का बिजनेस भी हो गया है और इसमें हम जो नई टेक्निक्स हैं उनका उपयोग करते हैं और जो साइंटिफिक बेसिस पर इसका कल्चर जो है वो किया जाता है। तो ये एक प्रकार की फसल है। इसमें हमें कई जो वातावरणीय कारक हैं उनका और जो जैविक कारक हैं उनका भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। जो फिजिकल फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं उसमें आपका टेम्परेचर, ताप, प्रकाश, वर्षा का जल, वाटर करंट, टर्बिडिटी, देन डिजीजेस, जो प्रदूषक तत्व हैं वो जल का पीएच, उसकी कठोरता और लवणता और जल में विलीन ऑक्सीजन की मात्रा, इनका काफ़ी इम्पेक्ट जो है वो वहाँ पर पड़ता है। टेम्परेचर और लाइट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है, क्योंकि एक क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे मछलियाँ जो है वो प्रजनन नहीं कर पाती हैं और ये प्रत्येक जो फिश ब्रीड है, जाति है उसके लिए ये क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है। तो इन चीज़ों से हम ये समझ सकते हैं कि जो फिश कल्चर केवल इतना ही नहीं है कि आपने कोई मछली के बीज, जिनको हमने फिंगरलिंग को बीज कहा था, उनको पकड़ करके और आप एक पॉन्ड के अंदर छोड़ देंगे और फिर आप जो है वो उनको वापस पकड़ लेंगे। इसके लिए हमें बहुत ही टेक्निकल और ट्रेंड व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है और जो कि इसका बेटर मैनेजमेंट जो है वो कर सकता है। जो फिश फार्मिंग कर रहा है उस आदमी को उसकी डिफरेंट स्टेप्स का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो जरूरी है। उसके साथ साथ जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की थी अभी, उनका भी ध्यान जो है वो उनको होना चाहिए और जिस मछली का वो कल्चर करना चाह रहा है उसके जीवन चक्र के बारे में पूरी जानकारी जो है वो हमें होनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए फार्म हम कहाँ बनाएंगे? तो सबसे पहले हम ऐसी जगह पर फार्म बनाते हैं क्योंकि हमें पॉन्ड बनाने हैं, तो जो मिट्टी की क्वालिटी हमें देखनी पड़ेगी कि उसमें आप जो पानी भर रहे हैं वो पानी वहाँ पर रुक जाए, यानी उस मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता हो। जैसे अगर आप चाहें कि कोई रेतीली जगह है वहाँ पर आप कोई पॉन्ड अगर बनाना चाहते हैं तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो सारा पानी है वो निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उस रेत में मिट्टी को जल को रोकने की क्षमता जो है वो नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि जहाँ आप फार्म बना रहे हैं वहाँ पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, वर्ष भर पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जैसा मैंने डायग्राम में बताया था कि इनलेट और आउटलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसको एक आदर्श स्थिति की अगर हम बात करें कि सबसे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है जहाँ पर कि
फिश फार्मिंग की जा सकती है। तो ये एक ढलाव युक्त घाटी में बनाया जाता है, जिसमें कि 3 ओर की भूमि जो है वो ऊंची हो और चौथी ओर की जो भूमि है वो थोड़ी नीची हो, और वहां से जल के निकास का साधन हम बना सकें। तो रिसाव नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो हम कह रहे हैं कि रिसाव नहीं हो, तो वहाँ पर जो ऐसी भूमि भी नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पर चट्टानें हों या चूने के पत्थर वाले क्षेत्र हों। तो तीन बातें ध्यान रखिए, एक तो चट्टानी मिट्टी में, दूसरा रेतीली मिट्टी में, और तीसरा जहाँ पर चूने पत्थर वाला जो पथरीला क्षेत्र है वहाँ पर फिश फार्म जो है हमें नहीं बनाना चाहिए। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा जो पोंड है वहाँ पर जल की हम पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति कर सकें। लेकिन जहाँ पर पानी बहुत अधिक है या ऐसा कोई पोंड है जहाँ पर कि पानी लगातार उससे बह करके निकलता रहता हो, वहाँ पर भी फिश फार्मिंग हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि छोटे छोटे अनेक जो पोंड हैं वो हमें बनाने पड़ेंगे। तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से पोंड जो है वो हमारे लिए आवश्यक होते हैं। सबसे पहला है आपका ब्रीडिंग पोंड। तो इसमें प्रजनन करवाने के लिए इसको बनाया जाता है, जो सामान्यतः किसी नदी या बांध के पास में बना सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर गुवाहाटी में जो फिश फार्म है, जो कि आपका फिशरीज डिपार्टमेंट के द्वारा ऑपरेट जो है वो किया जाता है। तो प्रजनन जो है इनमें 2 प्रकार का होता है, पहले बता चुका हूँ, इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे चुका हूँ मैं आपको। एक तो प्राकृतिक प्रजनन, कि जो प्राकृतिक परिस्थितियां जो है उपलब्ध कराई जाती है, ऐसे बांध वगैरह बनाए जाते हैं और वहां पर इनका प्रजनन जो है वो प्राकृतिक परिस्थितियों में करवाया जाता है। इसलिए इस तकनीक को बंध ब्रीडिंग या बांध प्रजनन भी कहा जाता है। और ये जो बांध हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ड्राई बंध होगा, जहां पर जो शेलो वाटर को, यानी ज़्यादा गहरा नहीं हो, उसको रोकने की प्लानिंग जो है वो की जाती है। और ये जो आप देखते हैं कि छोटे छोटे एनीकट वगैरह जो बनाए हुए हैं, उनमें बारिश में तो पानी भरा रहता है, लेकिन 1-2 महीने के बाद में बांध में पानी जो है वो सूख जाता है। दूसरा जो वेट बंध है, उनमें जल की उपलब्धता सतत रूप से पूरे वर्ष में बनी रहती है। जैसे हमारे यहाँ पर भीलवाड़ा जिले की अगर हम बात करें तो घोटा डैम है जैसे, और एक आपका जेतपुरा डैम है, वहाँ पर भी फिशिंग जो है वो होती है। एक झड़ोल डैम है, वहाँ पर भी होती है। और यहाँ पर आपको लगभग पूरे साल जो है पानी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ हम ऐसे पक्के बांध जो है वो बनाते हैं, जहाँ पर प्रजनन के बाद सारा पानी जो है वो उनका निकाल दिया जाता है। दूसरा है आपका स्टेप इसमें इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। तो यदि आपको कभी मौका मिले तो आप गुवाहाटी का जो है फार्म है उसको ज़रूर देखें, और जब वहाँ ब्रीडिंग हो रही हो करवाते हैं ये लोग, तब आपको वहाँ पर देखना चाहिए इसको। वहाँ पर ये इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक से इसमें ब्रीडिंग जो है वो करवाते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको पहले भी कि एक छोटा टैंक जो है वो लिया जाता है, और वहाँ पर जो ब्रूडर्स जो होते हैं, यानी जो प्रजनन करेंगे, उनको वहाँ पर उसके अंदर कंट्रोल कंडीशन में रखा जाता है। कंट्रोल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि मछलियाँ जनरली अंडे कब देती हैं कि ये बहता हुआ पानी हो, जल की धारा जो है बनी रहे, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 24 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहे, और बारिश हो रही हो। तो वहाँ पर ऐसा एक बनाया हुआ है, आप देखेंगे उसके अंदर, कि जिसमें पानी जो है वो वहाँ पर लगातार घूमता रहता है, जिससे कि वाटर करंट जो है वो वहाँ पर जनरेट करते हैं, जिससे पानी उस एक गोलाकार पॉन्ड बना रखा है उन्होंने, तो उसके अंदर पानी जो है वो लगातार घूमता रहता है, और उसके ऊपर उन्होंने ऐसे शावर या फव्वारे लगा रखे हैं, जिससे ये एहसास हो कि बारिश जो है वो हो रही है। और इस समय पर उनको जो उनके बॉडी वेट के हिसाब से उनको तोल करके, और उनमें जो हार्मोन जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं। ये जो हार्मोन हम करते हैं उनमें HCG और डीऑक्सीकोर्टिसोन, इन हार्मोन को उनके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है उसकी भी कुछ मात्रा जो है वो इनको दी जाती है, जिससे कि वो ब्रीडिंग के लिए स्टिमुलेट होते हैं। अब जब वो अंडे उनके द्वारा दे दिए जाते हैं,
तब इन अंडों से हम जो मछली के जो लार्वा हैं उनको निकालने के लिए हैचिंग पिट का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक को हम हैचरी कहते हैं या स्फुटनशाला इसको कहा जाता है। ये भी वहाँ पर एक अच्छा पक्का बना हुआ है, उसको भी आप जरूर वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये छोटे आकार की होती है, लेकिन अगर हम व्यावसायिक तौर पर इसको करना चाहें तो इसमें जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है कि ये छोटी होती हैं, तो इसके कारण से पानी इसमें जल्दी सूख जाता है और जो मछलियों को खाने वाले जो जीव हैं उनका खतरा हमेशा यहाँ पर बना रहता है। दूसरा जो बड़े आकार का होता है उसको हम हेचिंग हापा या स्कूटन हापा कहते हैं। इसके बारे में पहले मैंने आपको बताया है। ये फिक्स्ड हो सकते हैं या फ्लोटिंग टाइप के हो सकते हैं। तो भीलवाड़ा में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी अगर आप फिश फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके आपको एक पॉन्ड जो है वो लेना पड़ता है और उसमें फिर आप फिशरीज डिपार्टमेंट से जिनको फिंगरलिंग स्टेज में इनके जो छोटी मछलियां हैं उनको बीज कहा जाता है। ये बीज हमारे को वहाँ से फिशरीज डिपार्टमेंट से अवेलेबल हो सकते हैं और फिर इनको लेकर के और जो बड़े तालाब हैं जहाँ पर कि आपको फिश फार्मिंग करनी है वहाँ पर इनको छोड़ा जाता है। नेक्स्ट जो नर्सरी पॉन्ड है वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो मछलियों के जो छोटे शिशु हैं इनको जाल से पकड़ करके और हैचिंग हापा से नर्सरी पॉन्ड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस नर्सरी पॉन्ड का साइज जो है वो 60 बाई 40 बाई 5 फीट जो है वो होता है और इसमें मछलियों के लिए खाद्य सामग्री और कुछ हम फर्टिलाइजर दोनों ही कम मात्रा में डाले जाते हैं। और जनरली होता क्या है कि इस स्टेज में फिंगरलिंग्स जो होते हैं जिनको मछली के बीज हम कह रहे हैं इनको मरने की जो नंबर है वो ज़्यादा होता है, यानी मोर्टेलिटी यहाँ पर फिंगरलिंग्स की ज़्यादा होती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि इनका नंबर जो है वो कंट्रोल रखना चाहिए हमारे को और पानी जो है वो साफ होना चाहिए और इनके प्रेडेटर से ये फ्री होना चाहिए, यानी इनके प्रेडेटर वहाँ पर नहीं होने चाहिए और इनके लिए भोजन जो है वो उपलब्ध करवाना चाहिए हमारे को उचित मात्रा में, जिससे कि इनकी ग्रोथ जो है वो हम इंश्योर कर सकते हैं। चौथा टाइप का जो पॉन्ड होता है वो है आपका पालन कुंड या रेयरिंग पॉन्ड्स जो है वो कहा जाता है। जो शिशु मछलियां हैं छोटी इनको अब हम नर्सरी पॉन्ड से निकाल करके और रेयरिंग पॉन्ड्स के अंदर डाल देते हैं जो थोड़े सकरे होते हैं और तैरने के लिए लंबे स्थान उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं इसको कि ये इस तरह से इनकी लंबाई जो है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप इनलेट भी देख रहे हैं, इसका आउटलेट होता है और पानी जो है वो लगातार इनको स्वच्छ पानी जो है वो मिलता रहता है। तो पानी जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, परभक्षी से मुक्त होना चाहिए और जो हमारे शिशु हैं मछलियों के इनको भोजन सामग्री भी प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए ताकि इनकी ग्रोथ जो है वो आसानी से हो सके। इसके बाद ये जो रेयरिंग पॉन्ड्स में हमने शिशुओं का पालन किया है इनको स्टॉकिंग पॉन्ड्स में ट्रांसफर किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ रोगजनक कारक परभक्षी या परजीवी जो हैं वो भी स्टॉकिंग पॉन्ड में पहुंच जाते हैं। तो इनकी सुरक्षा के लिए कई उपाय किए जाते हैं जिसमें कुछ हम केमिकल्स का उपयोग भी करते हैं, जैसे आपका मेथाइल ब्लू हो गया, आयोडीन हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया या जो कॉमन साल्ट है नमक है और एंटीबायोटिक्स जो है उनका प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पर स्टॉकिंग पॉन्ड्स में खाद्य सामग्री जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होनी चाहिए, इसलिए इन पॉन्ड में हम थोड़ा सा मैन्योर भी डालते हैं ताकि जो फाइटोप्लैंक्टन है वो आसानी से वहाँ पर ग्रोथ कर सकें और जो कि इनके भोजन का काम वहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ गाय का गोबर और कुछ फर्टिलाइजर खाद जो है वो उर्वरक यहाँ पर डाले जाते हैं। तो यहाँ पर फिर इनका आप आसानी से पालन जो है वो कर सकते हैं। अब एक और विधि है, ये तो हमने बताया कि एक प्रकार के बीज अगर आप डालते हैं, लेकिन हम मछलियों को अलग अलग वैरायटी को भी एक साथ जो है उनका पालन हम कर सकते हैं। इसको कंपोजिट मछली पालन या कंपोजिट फिश कल्चर कहा जाता है।
इस विधि में हम क्या करते हैं कि मछलियों के लिए भोज्य सामग्री जो है वो मिश्रण प्रयोग में लेंगे, जिससे कि हम जिन जिन प्रकार की मछलियों को पाल रहे हैं उनमें हर प्रकार की मछली का इच्छित भोजन जो है वो उनको मिल सकता है, और इनमें किसी भी भोजन के लिए कोई कंपटीशन वहाँ पर नहीं होता है। और ऐसी प्रजातियों को हम इसमें लेते हैं जो एक दूसरे के लिए हानिकारक नहीं होती है। तो ये क्या करेगी कि ये आपस में एक वृद्धिकारी प्रभाव उत्पन्न करती है, यानी इनको सबको एक साथ रखने से सबकी वृद्धि जो है वो अच्छी होती है, जिससे इनका नंबर और ग्रोथ जो है वो हम अच्छी मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत में भी कंपोजिट फिश कल्चर का उपयोग जो है वो किया जाने लगा है, और बंगाल में हम देखें अगर तो कटला, लेबियो और रोहू, इनका संवर्धन जो है वो कंपोजिट फिश कल्चर के रूप में किया जा रहा है। इसको अगर हम देखें तो क्या है एक्चुअली ये, इसके बारे में थोड़ी सी और विस्तार से हम चर्चा करें तो जो अलग अलग जातियां, डिफरेंट स्पीसीज, जिनकी की फीडिंग हैबिट जो है वो अलग